हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। केमिस्ट्री में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें कि एक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन के डिटेल में जाने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट की तरफ हम ध्यान दे लें। जैसे कि अलग अलग दौर में अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने हिसाब से एसिड्स और बेसिस को डिफाइन किया। सबसे पहले नाम आता है एक साइंटिस्ट का जिनका नाम है अर्हेनियस। अर्हेनियस ने अपने हिसाब से एसिड्स और बेस को डिफाइन किया और बताया कि एसिड्स वो सब्सटेंस हैं या तो वो स्पीसीज हैं जिनको जब भी हम पानी में मिलाएं तो मेरा H+ आयन प्रोड्यूस हो। H+ आयन कहें इसे या तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन। बेस को उन्होंने क्या बताया कि बेस वो स्पीसीज हैं जिन्हें हम पानी में मिलाएं तो मेरा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो। OH- आयन, ये क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड। ये हो गया हाइड्रोनियम। अच्छा, ये तो बात थी अर्हेनियस की। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन क्या होता है इसको मैंने पिछले कई लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में बखान किया है, वो तुम देख के समझ लो। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक और दौर आया और दो साइंटिस्ट, एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड और दूसरे का नाम था लॉरी। दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन किए और उन्होंने बताया क्या, यानी क्या नाम है उनका? ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, एसिड्स एंड बेसिस। इनके हिसाब से एसिड्स वो स्पीसीज हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करे या तो H+ आयन डोनेट करे। कहने का मतलब क्या? इनके हिसाब से एसिड्स वो हैं जो कि प्रोटॉन डोनर हो। ये प्रोटॉन डोनर का मतलब क्या होता है अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। यानी प्रोटॉन किसी को डोनेट कर सके, यानी H+ आयन सप्लाई कर सके, किसी को दे सके। बेसिस इन्होंने किसको बताया? ऐसे स्पीसीज जो कि प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, यानी एक प्रोटॉन दे रहा है और दूसरा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अर्हेनियस एसिड्स एंड बेसिस से तुम अच्छी तरीके से जानकार हो, लेकिन चलो इसका एग्जांपल एक कर लेते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस, जो कि हमको जरूरत पड़ेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझाने में। ठीक है, तो चलो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है, हमारे पास है जैसे अमोनिया। मान लो ये अमोनिया गैस है, उसको हम पानी में मिलाते हैं। अमोनिया गैस है, पानी में बबल करवा देते हैं तो कुछ मेरा प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है। चलो देखते हैं क्या फॉर्म हो सकता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, NH3, और नाइट्रोजन क्योंकि एक पेंटावैलेंट एटम है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे? नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 तो यहाँ हो गए, और लोन पेयर्स के प्रेजेंट में, लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। यानी ये जो बॉन्ड फॉर्म किया है इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर्स, और ये जो बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है इसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या है कि पानी कैसा रहता है किस फॉर्म में? कुछ यूं, तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, हो यूं सकता है कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यहाँ पे, ये क्या कर सकता है कि इस प्रोटॉन पे अटैक कर सकता है। कहने का मतलब प्रोटॉन क्या, इस हाइड्रोजन एटम की तरफ। मैं प्रोटॉन क्यों कहा? क्योंकि तुम्हें पहले भी मैं समझा चुका हूं कि ये जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है
वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है, यानी हाइड्रोजन के हिस्से में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन के हिस्से में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, या तो कोई इलेक्ट्रॉन हो या तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, वो आसानी से इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है और इस ऑक्सीजन से खींच सकता है। तो देखो यहाँ पे कुछ यूं हुआ होगा कि जब ये यहाँ से इस H एटम को ले लेगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4 प्लस। प्लस क्यों? एक एक्स्ट्रा H प्लस यानी प्रोटॉन आया, बाकी तो पहले ये न्यूट्रल था, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन के आने से एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए NH4 प्लस। और साथ में क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन। जब ये अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन एटम पे, तो इस बस ये क्या ले रहा है, इस हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन को ही ले रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेता है और इसलिए यहाँ पे OH माइनस ये हो गया और ये NH4 प्लस। अच्छा, ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल। ये उल्टा भी जा सकता है, कैसे? ये इसको ले ले और ये वापस इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, यानी इसे कह रहे हैं क्या हम, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो मेरे प्रोडक्ट के तौर पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इस रिएक्शन में, कुछ यूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये रिवर्सिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है कि इससे हम क्या सीखें, है ना। अगर हम इसे तोड़ के लिखें इस तरीके से, तो चलो उस तरीके से भी लिख दें। NH4 प्लस और साथ में OH माइनस। अब देखो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड हम उन्हें कह रहे हैं, उन्हें जो कि प्रोटॉन डोनर है। अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों में, या तो यहीं पे देख लो, ठीक है, तो इसमें कौन एसिड है, ये या ये वाटर। प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, तो हम देख रहे हैं अमोनिया, तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से, एसिड या बेस। प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, बेस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेस। और वाटर क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, एसिड। किसके हिसाब से, N के हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। अच्छा, फिर क्या है ना कि अब देखो, जब ये हाइड्रोजन ले लिया और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जब पीछे जा रहा है तो क्या कर रहा है, ये H वाटर को दे दे रहा है। तो जो प्रोटॉन डोनेट करे, डोनर, वो कौन हो गया, एसिड। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो गया, बेस। अब एक ध्यान देने वाली बात क्या है ना कि उन्होंने अपने थ्योरी में इसे डायरेक्ट एसिड नहीं कहा, इसे कहा कॉन्जुगेट एसिड और इसे कहा कॉन्जुगेट बेस। तो वो मैं लिख दे रहा हूं, और इसे कॉन्जुगेट बेस। ठीक, अब ना होता यूं है कि ये जो अमोनिया है ना, ये एक वीक बेस होता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर मान लो ये H+ को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट के साइड में जा रहा है, तो हो सकता है क्या, ये H+ को फिर से लूज भी कर दे। यानी कह दिया क्या, जो H+ को लूज करे, यानी जो प्रोटॉन को डोनेट करे, वो तो फिर एसिड हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको कहेंगे वीक बेस, समझना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये वाला पार्ट जो इसका कंजुगेट एसिड है, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि ये जितनी उतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो उतनी आसानी से इसको लूज कर सकता है। ठीक है, ये तुमको आगे पता चलेगा और भी रिएक्शंस में। वाटर यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में ये एसिड है, ठीक है, जो कि डोनेट कर दे रहा है प्रोटॉन। लेकिन इस केस में ये क्या है, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना,
और ये हो गया वीक एसिड। इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये हो गया वीक बेस, यानी ये उतना ज्यादा आसानी से प्रोटॉन गेन नहीं कर सकता है, लेकिन आसानी से प्रोटॉन लूज कर सकता है। किसको लूज कर सकता है? इसको, OH माइनस को, ठीक है। और ये हो गया क्या, पानी उतनी आसानी से H प्लस आयन डोनेट नहीं कर सकता है इसको, लेकिन जब ये हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में है तो वो स्ट्रॉन्गली H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने का केपेबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे तुम इस चीज को सीख लो, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जो वीक बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो एक वीक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये था पूरा तुम्हारा मिला जुला के कंसेप्ट। अब हम चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो पढ़ाई कर रहे थे उसको देखते हैं। अब आते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सपोज मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है NaOH। ये जब रिएक्ट करता है तो मेरा मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो देखो यहाँ पे ये जैसे ही हम इसको पानी में डालें तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या कि ये 100% डिसोसिएट हो जा रहा है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें? अपने रेस्पेक्टिव कैटायंस और एनायंस में। यहाँ पे क्या है H प्लस और ये क्या है Cl माइनस आयन, ठीक है। ये एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी साथ में क्या Na प्लस एक्वस और ये साथ में OH माइनस आयन, एक्वस पानी में। अच्छा, अब आगे हम देखेंगे कि ये जो क्लोराइड आयन है और ये जो सोडियम कैटायन है ये पानी में किस फॉर्म में रहता है? ये पानी में कुछ यूं होता है, मान लो वाटर मॉलिक्यूल मैं रेड कलर से बना रहा हूं तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स इसको घेरे हुए रहते हैं, यहां पे भी घेरे हुए रख रहे हैं, ठीक है। यानी जब ये रिएक्टेंट की तरफ था तो भी ऐसा था। अब देखते हैं प्रोडक्ट में जाके क्या बनेगा, लेकिन उससे पहले मेन तो इनका खेल होने वाला है। ये H प्लस है और ये OH माइनस आयन है। होता क्या है, ये जो H प्लस आयन है और ये जो OH माइनस आयन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। किसके हिसाब से? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से। ये क्या करेगा, प्रोटॉन को फटाक से एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, H2O मॉलिक्यूल। यानी अब हम अपने प्रोडक्ट के फॉर्म में देखें क्या क्या प्रोड्यूस हुआ। तो पानी में मेरा क्या है Cl माइनस और Na प्लस आयन। ये तो पानी में इधर भी घुला था उधर भी जाएगा, घुला रहेगा, इसलिए हम इसको कैसे लिख देते हैं, कुछ यूं, NaCl एक्वस और साथ में पानी, ठीक है। और जब हम कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर हम ये भी बताएं कि ये 100% डिसोसिएट होता है। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड थ्योरी के हिसाब से देखते हैं, चलो देखते हैं। जैसे ये HCl को हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सिंपल कहें एसिड। जब हम इसको पानी से मिला रहे हैं, मान लो कुछ यूं लिखते हैं, तो हो क्या रहा है कि ये पानी ये H प्लस आयन को ले रहा है और बना दे रहा है क्या, H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन, और साथ में क्या बन जा रहा है मेरा, क्लोराइड आयन जो कि पानी में है। अगर हम इसको एसिड कह रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, Cl माइनस को बेस, इसका कंजुगेट बेस। क्यों, देखो कि अगर मान लो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता सपोज, लेकिन ऐसा पाया गया कि ये रिवर्सिबल नहीं होता है, तो ये क्या करता, यहां से H प्लस लेके फिर से वापस HCl बना सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि हम देखेंगे, अगर मान लो ये वीक एसिड होता है ना, समझना बात को, अगर ये वीक एसिड होता तब क्या होता कि जो भी उसका कंजुगेट बेस होता वो फिर से H प्लस लेके वो फाइनली यही प्रोडक्ट फॉर्म कर देता, जो कि हम एग्जाम्पल में देखे थे जब हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी पढ़ा रहे थे। अच्छा, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा क्लोरीन क्या होगा,
अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से उसमें बेस क्या था? जो कि H+ आयन को एक्सेप्ट करे या तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो क्लोराइड आयन है क्या कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट आसानी से करता नहीं है और करता ही नहीं है, यानी क्या हो गया? ये एक वीक बेस, ठीक है। कंजुगेट बेस तो है लेकिन क्या है? ये वीक बेस। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम किसी को कह रहे हैं एसिड और उसका ये हो गया कंजुगेट बेस, तो ये दोनों किससे डिफर कर रहे हैं? बस एक H+ आयन से, ठीक है। तो यानी जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाला कंसेप्ट है ना, उसमें क्या कहानी है कि जो भी हो कंजुगेट एसिड या तो एसिड और कंजुगेट बेस, तो वो क्या हो रहा है? बस एक H+ आयन से डिफर कर रहे हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये तो मैंने बताई एसिड की कहानी। अब बताते हैं NaOH के बारे में। इसे में देखते हैं कि ये फिट बैठता है कि नहीं। चलो देखते हैं। तो हम लिखते हैं NaOH प्लस वाटर। हम एक एक चीज डिटेल में पूरा एनालाइज करते जा रहे हैं और हम देखते हैं कुछ नया, जैसे कि HCl के केस में हुआ था, वहां भी कुछ नया नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे पानी में मिलाए थे तो H3O+ आयन प्रोड्यूस हुआ था और क्लोराइड आयन निकला था, एक ही बात है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डाल रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ यूं होगा कि जो ही हम इसको पानी में मिलाएं तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, पानी इसको क्या कर देगा? सबसे पहले तो ये डिसोसिएट हो जाएगा और क्या फॉर्म होगा? Na+ एक्वस और प्लस OH- एक्वस। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों कहा एक्वस? तो चलो उसको भी दिखाते हैं। अब जैसे मान लो ना कि जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल इन दोनों को अलग अलग किया, ये मान लो किस फॉर्म में होगा? ये होगा Na+ और ये OH-। तो जैसे ही ये अलग अलग हुआ तो Na तो मान लो एक्वस पानी उसको घेर लिया, किस तरीके से? इस तरीके से। ये क्या करेगा? OH-। अब देखो OH- किस तरीके से है, मान लो मैं ऐसे बना रहा हूँ, है ना। और वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से है? इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। थोड़ी देर पहले एग्जांपल कर रहे थे ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड थ्योरी में। ये क्या करेगा? इसको ले सकता है, ठीक है, इस प्रोटॉन को ले सकता है और फिर ये वापस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? अब ये बन गया पानी यानी H2O और वो बन गया हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन क्या है कि अब ये फिर इससे भी तो ले सकता है और फाइनली ये, यानी क्या है, इससे भी तो हाइड्रोजन लेके ये पानी बन जाए, पानी का मॉलिक्यूल, और ये हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्या है? रिवर्सिबल है। इसलिए मैंने इक्वेशन में क्या दिखाया, ये हो गया Na+ और ये हो गया OH-। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यानी ये क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस जब भी रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या हो रहा है? एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में पानी। इसी को कहते हैं हम क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि ये था एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम क्या ले सकते हैं? कॉम्बिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, यानी अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाला कॉम्बिनेशन हम लोग देख लिए। अब 3 कॉम्बिनेशन और बाकी है, तो चलो उन कॉम्बिनेशंस को देखते हैं और एनालाइज भी करते जाते हैं। ये जो पहला वाला हमारा इक्वेशन था, क्या था? HCl प्लस NaOH प्रोड्यूस कर रहा है NaCl, एक सॉल्ट और प्लस वाटर। यहां पे मैं अगर पूछूं ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है इसका नेचर क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? ये हम कैसे पता करेंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है? पीएच पता करके। अगर पीएच इसका पूरा 7 के आसपास आए, यानी 7 ही आए, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अगर पीएच इसका 7 से ज्यादा आए तो हो जाएगा ये बेसिक सॉल्ट, और अगर इसका पीएच लेस देन 7 आए तो ये हो जाएगा एक तरीके से एसिडिक सॉल्ट। क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो मेरा इसका पीएच क्या हो जाएगा? यानी ये न्यूट्रल, एकदम कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट होगा, यानी लगभग इसका पीएच ऑलमोस्ट 7 ही होगा। अब हम एग्जांपल आगे करने जा रहे थे क्या,
चलो देखते हैं उसको। मान लो मेरे एग्जांपल में HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस कमजोर वाला ले लेते हैं, सपोज ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? कुछ नहीं, ये तो पानी बन जाएगा OH और H, और ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एक्वस, काफी ज्यादा सॉल्युबल होता है पानी में, और साथ में H2O। तो ये जो है अमोनियम यानी NH4+ के फॉर्म में है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन इससे जुड़ा हुआ है OH-। ये एक कैटायन है, ये एक एनायन है। जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये डिसॉल्व हो, मतलब एक तरीके से डिसोसिएट हो जाता है किसमें? NH4+ और OH- में अलग अलग हो गया। और यहाँ पे जो HCl है ये भी किस तरीके से है, पानी में किस तरीके से हो जाएगा? ये H+ और Cl- एक्वस। ये भी उसी तरीके से पानी में जब डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जा रहा है NH4+ एक्वस और प्लस OH-। जैसे वहां पे इससे पहले वाले एग्जांपल में सोडियम और क्लोरीन यानी सोडियम कैटायन और क्लोराइड आयन तुम्हारा पानी से सराउंडेड था, उसी तरह ये भी होगा। यहाँ पे भी क्लोराइड आयन और यहाँ पे भी अमोनियम आयन उसी तरीके से पानी से सराउंडेड होगा, और इधर साइड में भी वही सेम टू सेम। यानी अब देखो, याद करना इस चीज को, इस टाइप के स्पीसीज को, जैसे कि इससे पहले वाले एग्जांपल में Na+ और Cl- था, और इस वाले एग्जांपल में जैसे कि क्या है, ये NH4+ है और क्या है, Cl- आयन। ठीक है, यहाँ पे इन लोग क्या कहते हैं? इनको स्पेक्टेटर आयंस। क्यों? क्योंकि इन लोग रिएक्शन में कोई खास रोल नहीं है। यहाँ पे सिंपल था, रोल किसका हो रहा है? ये H+ इस OH- आयन से कंबाइन किया और साथ में H2O प्रोड्यूस किया। लेकिन इनका क्या है, इधर भी थे तो Cl- के फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, पानी से घिरे हुए थे, और यहाँ पे भी थे ये अमोनियम, तो यहाँ पे भी वही हाल था, और इधर पे गया तो वही एक्वस। यानी उनका कोई खास रोल नहीं है, और इसलिए उनको कहते हैं क्या? स्पेक्टेटर आयंस। इसको याद रखिएगा, स्पेक्टेटर आयंस, स्पेक्टेटर स्पीसीज, कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी आगे कहानी कुछ इसमें बाकी है। क्या बाकी है पता है क्या? ये वाला जो मेरा सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है ना, उसको लोग कहते हैं पता है क्या? एसिडिक सॉल्ट। और पता नहीं क्यों कहते होंगे एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि जरूर इसका पीएच जो है वो 7 से कम होगा। तो आप पता करते हैं कि इसका पीएच लेस देन 7 क्यों हुआ? अब हम पढ़ा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उसमें न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो फिर आगे ना लोग कहें क्या कि क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा एसिडिक प्लस वाटर, ऐसा लोगों ने बताया है ना। और जब भी हम कोई वीक एसिड लें और स्ट्रॉन्ग बेस लें तो जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। यानी डोमिनेटिंग कौन है यहाँ पे? इस केस में एसिड, और जब हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो वहां पे डोमिनेटिंग हो जाएगा कौन? बेस। तो चलो अब उसको ना थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं कि आखिर में हम इसको क्यों एसिडिक सॉल्ट कह रहे हैं और इसका पीएच 7 से कम क्यों हो जा रहा है। ठीक है, चलो उसको एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। अब देखो एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो अमोनियम क्लोराइड है जैसे ही पानी में जाता है, तो अभी तो मैं स्पेक्टेटर आयन कहा इस केस में, है ना। लेकिन देखो होता क्या है, क्लोरीन को कोई मतलब नहीं है, क्लोरीन को कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या? क्लोरीन पानी के अंदर मस्त है अपना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बताएं, ये है तुम्हारा वीक बेस, इसे प्रोटॉन से लेने देने से कोई मतलब नहीं है, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, केपेबल नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये मस्त अपना पानी से घिरा हुआ है, और भी लेयर्स हो सकते हैं। लेकिन ना अमोनियम जो है ना उसके साथ कुछ और खेल हो जाता है। ऐसा क्या? चलो देखते हैं। ये जो अमोनियम है ना, ये किस फॉर्म में है? देखो इस तरीके से होता है NH4
प्लस। और जब हम इसको पानी में मिला रहे हैं, थोड़ी देर पहले ये मैंने रिएक्शन दिखाया था ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड बेस में, तो वही रिएक्शन को हम यूज कर रहे हैं। होता क्या है ना कि ये पानी केपेबल है, वो हम रिवर्सिबल रिएक्शन में दिखाए थे, क्या है कि इससे H+ ले लें। हम क्या बताए थे कि जो अमोनिया गैस है वो एक वीक बेस है, लेकिन जो अमोनियम आयन है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखना। यानी वो H+ डोनेट कर सकता है जब भी उसको पानी में डाले तो देखो यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस हो जाएगा तुम्हारा, H3O+ और साथ में क्या, NH3, और ये भी क्या हो गया, रिवर्सिबल। यानी फिर से यहाँ पे जो लोन पेयर है ये वापस इस हाइड्रोजन को लेके यानी प्रोटॉन को लेके वापस ये वाला प्रोडक्ट बना सकता है ना। तो चलो अब हम देखते हैं ना कि मान लो अब हम क्या बताए थे, इस केस में क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ पे पानी क्या काम कर रहा है, यहाँ पे बेस का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। और हम ये भी बताए थे क्या कि ये पानी क्या होता है, एक तरीके से वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन था, हाइड्रोक्साइड आयन। ये कंपेयर हो रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में, याद रखना। उसके बाद क्या है, जब हम इसको देखेंगे तो ये तो अच्छा एसिड हो गया, अब तो ये और H+ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वो क्यों नहीं कर सकता, वो केमिकल बॉन्डिंग की बात है, वो आगे तुम लोग पढ़ोगे। लेकिन हाँ H+ आयन ये जरूर डोनेट कर सकता है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एसिड, और ये क्या हो गया, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और कौन सा एसिड, ये कंजुगेट एसिड है ना। यहां पे ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डोनेट कर रहा है, लेकिन ये साथ में क्या हो जा रहा है, वीक बेस। कौन सा, कंजुगेट बेस, जो कि वीक है। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं क्या कि जब ये रिएक्शन हुआ है तो किसका कंसेंट्रेशन बढ़ा है, हाइड्रोनियम आयन का, H3O+। क्यों, क्योंकि ये फिर से पानी से मिलके क्या बना दिया है, H3O+। हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि ये जो अमोनिया जो गैस है ना, क्या हो रहा है कि इसको हम क्या कह रहे हैं, एक तरीके से ये वीक बेस है। वीक बेस होने का मतलब क्या, ये ठीक है, मान लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो ये आराम से H+ आयन डोनेट कर सके, लेकिन उसको लेने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है कि उतना ज्यादा टेंडेंसी शो नहीं करता है उस H+ आयन को गेन करने में, इसलिए तुम उसको कह रहे हैं वीक बेस। और ये कहां से बता रहे हैं, वही ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से। उसमें क्या बताया था कि जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है बेसिस, है ना। तो ये क्या है, वीक बेस, तो ये आसानी से H+ लेगा ही नहीं। तो क्या होगा, एक तरीके से मेरा रिएक्शन राइट की तरफ प्रोसीड करता हुआ हमको नजर आएगा। ये एक्सपेरिमेंटली देखा हुआ भी है, यानी ये रिएक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड। अब क्या हो रहा है, फॉरवर्ड का मतलब क्या कि यही H3O+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब क्या, मेरा पूरा सोल्यूशन में एज अ होल हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, जिसके कारण हम कह रहे हैं सॉल्ट को क्या, एक तरीके से एसिडिक। अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, pH का वैल्यू 7 के नीचे गया, और ये हो गया एसिडिक सॉल्ट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ये सब जो कंसेप्ट्स है ये है आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट, जो कि तुम क्लास 11th में पढ़ोगे इक्विलिब्रियम नाम के एक चैप्टर में। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्पेक्टेटर आयंस या तो स्पेक्टेटर स्पीसीज की बात की थी। यहाँ पे स्पेक्टेटर स्पीसीज कौन है, तो मात्र क्लोरीन। मैंने कहा था अमोनियम भी है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा खेल है। तो क्या, यानी अमोनियम आयन यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन अब नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम HCl और NaOH की बात किए थे तो वहां पे दोनों सोडियम कैटायन और क्लोराइड आयन दोनों स्पेक्टेटर आयंस थे, वो उनको रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या है तुम देख लो, यहाँ पे Cl क्या है, अपना जैसे इधर था अपना इधर भी आ गया, लेकिन हाँ खेल किसके साथ हो रहा है, तो ये अमोनियम के साथ। तो ये अब ये स्पेक्टेटर आयन ना रहा, ये क्या कर दे रहा है, उल्टा और गेम को चेंज कर दे रहा है और सोल्यूशन को एसिडिक बना दे रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर।